नमस्कार। रवि सेगलिया यूट्यूब चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिवादन है। आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम एजुकेशनल पर्पज से अलग-अलग प्रकार के वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। तो कुछ समय पहले हमने म्यूचुअल फंड के बारे में काफ़ी बातें की थी। तो आज फिर से हमारे साथ एक बार राकेश भाई चोपड़ा सूरत, गुजरात से हमारे साथ उपस्थित हैं और राकेश भाई सेबी द्वारा अधिकृत म्यूचुअल फंड के एडवाइजर भी हैं और काफ़ी उनका एक्सपीरियंस रहा है। तो इस चैनल के जो दर्शक हैं, वो तो राकेश भाई को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और राकेश भाई आपका स्वागत है। खूब खूब शुक्रिया आपका। जी, तो राकेश भाई सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताएँ कि ये म्यूचुअल फंड होता क्या है? जो लोग पहली बार ये बातें सुन रहे हैं, तो उनके मन में सबसे काफ़ी ये पे, सवाल आए जी। सबसे पहले मैं बता दूं, ये सेबी द्वारा नहीं बल्कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया एग्जाम लेती है और उसके रजिस्टर्ड एमफी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ मैं। जी, हमारी ये सेबी जो ये करेक्शन है। जी, हाँ ठीक है। ठीक है। तो जी, म्यूचुअल फंड होता क्या है? तो सबसे पहले अगर एक एग्जांपल ले, अगर किसी भी व्यक्ति हो जैसे मैं हूँ, अगर मुझे म्यूचुअल फंड की कंपनी ओपन करनी है, सबसे अगर मुझे आइडिया आता है तो मैं उसका प्रमोटर होता हूँ। तो मैं डायरेक्टली उसको चालू नहीं कर सकता, उसके बारे में काफी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। और इन्वेस्टर, क्योंकि सब इसमें छोटा छोटा अपनी बचत का पैसा डालना होता है, पूरा फंड क्रिएट करते हैं, तो सबकी सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखा गया है म्यूचुअल फंड कंपनी क्रिएट करने में भी। तो जो म्यूचुअल फंड के प्रमोटर होते हैं उसको 5 ट्रस्टी नॉमिनेट करने कर पड़ते हैं, और जिसमें से उसके मेजोरिटी यानी 3 जो है उसके जान पहचानने वाले नहीं होने चाहिए। जहाँ तक अगर मैं इतना तो मुझे पता है, बाकी अगर मैं कंफर्म हूँ तो 5 म्यूचुअल फंड प्रमोटर जो उसके जान पहचानने वाले नहीं होने चाहिए। तो ऐसी बात है। तो पहले तो ये 5 ट्रस्टी नॉमिनेट होते हैं, तो प्रमोटर्स का उसके बाद कोई भी वो नहीं रहता है, डिसीजन उसको नहीं लेना है, 5 ट्रस्टी को ही डिसीजन लेना है। और उसके बाद ये जो 5 ट्रस्टी होते हैं ये 5 डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करते हैं, और उसमें से जो 3 है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, और 2 प्रमोटर्स के जान पहचानने वाले हो सकते हैं। तो सभी जगह पर जो प्रमोटर्स का जो सोच है वो कम रखा गया है, यानी प्रमोटर्स के हाथ में वैसा कुछ है नहीं, आप वैसा समझ लो, सिर्फ उसका कंपनी क्रिएट करनी है, और उसमें से जो ये फंड क्रिएट होता है उसमें से जो उसको बेनिफिट होता है उसका उसको पैसा मिलेगा, सिर्फ कंपनी क्रिएट करने के लिए उसको वही फायदा है उसको। और तो इस तरह से जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का जो जो भी डिसीजन लेते हैं, पूरा ज्यादातर डिसीजन म्यूचुअल फंड कंपनी का जो लेते हैं वैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लेते हैं, और उसका जो ख्याल रखते हैं वो ट्रस्टीज ख्याल रखते हैं उसका, 5 ट्रस्टीज का। और इन सभी ट्रस्टीज को सेबी में और एमपी में रेगुलरली सब कुछ बातें हर महीने में अपडेट करनी होती है। तो यह तो एक स्ट्रक्चर की बात है। बाकी दूसरा स्ट्रक्चर बात करें तो एक कस्टोडियंस होता है, जैसे हम शेयर्स बाय करते हैं तो हमारे शेयर्स में एनएसडीएल सीडीएसएल कस्टोडियन बोलते हैं। उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी कस्टोडियन, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो खुद कस्टोडियन नहीं बन सकती है, इसको ये सीडीएसएल या एनएसडीएल के द्वारा ही करना पड़ेगा। तो ये आप जो भी फंड बाय करोगे आपका सीडीएसएल या तो एनएसडीएल में ही पड़ा रहेगा, तो कोई लेके भाग जाएगा वैसी भी बात नहीं है। तो ये एक बात हो गई। बाकी ये सिक्योरिटी के रिलेटेड जो बात है, मैं इतना कहना चाहूंगा। अगर रवि भाई आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है सिक्योरिटी के रिलेटेड? जी, तो राकेश भाई ये मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो हर महीने छोटी-छोटी बचत करता है और अपने अनुसार किसी भी फंड में ये पैसे डालते हैं। तो कभी ऐसा होता है क्या जैसे कि शेयर बाजार में कोई अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो मान लीजिए कि उसका जो बिज़नेस है वो बंद हो गया या फिर किसी ने गड़बड़ की तो हम काफी हमें सुनने को मिलता है कि सेबी ने उस कंपनी का ट्रेडिंग बंद कर दिया या फिर ये कंपनी पूरी की पूरी जो है वो बर्बाद हो गई
अथवा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, जैसे बैंक में भी हुआ था। यस बैंक काफ़ी पॉपुलर है इस मामले में, क्योंकि उसमें काफ़ी गड़बड़ हुई। तो अगर कोई व्यक्ति जो है वो काफ़ी लंबा समय तक म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी करता रहता है, तो ऐसे में म्यूचुअल फंड कंपनी क्या कोई बंद होने का और ये सब कोई खतरा है क्या? म्यूचुअल फंड कंपनी का भी आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो ना, तो म्यूचुअल फंड कंपनी कभी कभी बंद होती है, लेकिन आपका जो पैसा है ना वो कभी भी उड़ता नहीं है। वो आपका जो फंड है वो जैसा मैंने बताया पूरा का पूरा आपका इंडिपेंडेंट फंड रहता है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में पूरी तरीके से अगर गड़बड़ पाया जाता है ना, तो आपका फंड जो है वो मैनेज करने के लिए दूसरी एएमसी दूसरे म्यूचुअल फंड को दिया जाता है। तो मतलब पहले से ही जैसे गड़बड़ का मालूम पड़े कि ये जो कंपनी जो स्कीम के मैनेजर संभाल रहे हैं वो कुछ गलती कर रहे हैं, तो आपके फंड को वो क्या होगा, वो मैनेजमेंट कंपनी को 2-3 बार इंस्ट्रक्शन देंगे, लेकिन अगर वो फॉलो नहीं करेंगे ना तो वो फंड को वो कंपनी को ही बंद कर दिया जाएगा और आपका जो फंड है वो दूसरे फंड को मैनेज करने दिया जाएगा। तो पहली बात ये है। और अभी तक वो कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम में ये कंपनी तो कई सारे उठी है, जैसे अनिल धीरू भाई अंबानी के ग्रुप काफी पहले निफ्टी वगैरह में थे, अभी उठ गए। वैसे यस बैंक का हुआ, वैसे सत्यम कंप्यूटर का हुआ था, कई सारे घपले गोपाले आए मार्केट में। लेकिन अभी भी कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम में ऐसा तो नहीं हुआ है कि आपका कोई पैसा लेके चला गया। अभी जो मार्केट है वो 13-14% से ग्रो करता है। तो अभी खराब खराब स्कीम भी होगी ना, जो इक्विटी स्कीम की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका भी रिटर्न आपको अच्छा खासा देखने को मिल ही जाएगा। थोड़ी हाँ इसमें रिसर्च तो करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई कोई फंड ऐसा भी हो सकता है कि अंडर परफॉर्म करे, लेकिन पैसा डूबने का चांस मेरे ख्याल से बहुत ही कम, 0% तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बहुत ही माइक्रो माइक्रो बहुत ही कम रहता है। जैसे अभी दूसरी बात करें तो म्यूचुअल फंड की जो एक स्कीम होती है वो अराउंड 60 कंपनी के आसपास इन्वेस्टमेंट करती है। कई कई तो बहुत सारे 200 कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट है कोई कोई स्कीम स्कीम का। तो ये इसके पास एक पूरी टीम होती है, फंडामेंटल रिसर्च टीम, टेक्निकल रिसर्च टीम, ग्राउंड वर्किंग टीम और मॉनिटरिंग। ये जो न्यूज़ वगैरह आते रहते हैं, हमारे पास तो न्यूज़ बाद में आते हैं, तो उसके पहले ही न्यूज़ आ जाते हैं। और कंपनी कोई कुछ काम अच्छा भी करनी होगी तो उसको ही पहले न्यूज़ आ जाते हैं। और दूसरी बात, अगर कोई स्टॉक 100 से जैसे आपको पता चलते हैं 1000 चला गया, तो हम तो या तो उसको 110 पे बेच देते हैं, या तो ज्यादा से ज्यादा अगर कोई इन्वेस्टर होगा तो 200 पे बेचेंगे, 300 पे बेच देंगे। उसे उसके ज्यादा तो कोई खड़ा नहीं रहेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी को ये पता रहता है कि ये कंपनी इतना आगे ये काम कर रही है तो इतना काम आगे कर सकती है। तो उस प्रकार से पूरा का पूरा वो बेनिफिट मिलता है। और पूरा डाइवर्सिफाई का भी आपको लाभ बेनिफिट मिलता है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में पूरा पोर्टफोलियो को बना के रखते हैं हम। उतना कोई 100 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना के चलेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा स्टॉक में क्या हो रहा है। हम अगर 10 स्टॉक का भी पोर्टफोलियो बनाए तो भी हमारे लिए उसको ट्रैक कर पाना डिफिकल्ट है। और न्यूज भी हमारे पास जैसे मैंने बताया लेट में आती है, सब कुछ हो जाए उसके बाद लुटिया डूब गई उसके बाद हमें न्यूज आता है। ऐसा होता है ना रवि भाई? जी। अच्छा तो राकेश भाई, एक हमारा हमारा एक आक्षेप ये है कि हम्म, जो भी एडवाइजर हैं, ये जो जो भी काम करते हैं म्यूचुअल फंड में, वो ये बोलते हैं कि सर आप ये इतने रुपए का एसआईपी आप करते रहिए और इतने हम्म, साल तक एसआईपी कीजिए। इतने साल के बाद आपको इतना अमाउंट मिलेगा, मतलब कि करोड़ों में बात करते हैं ये लोग। आपको हम्म, अगर 1 करोड़ रुपया बनाना है, 2 करोड़ रुपया बनाना है, तो इस प्रकार से आप इतनी एसआईपी करते रहे और 20 साल के बाद या 15 साल या 25 साल के बाद आपका जो अमाउंट है वो 2 करोड़ रुपए हो जाएगा या 2.5 करोड़ रुपए आप बना लेंगे, जो भी आप एसआईपी करते हैं उस प्रकार से। तो मेरा कहने का बाकी मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि हमने पर मंथ 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू की, तो 1 साल का तो 1,20,000 रुपया हुआ। और 10 साल तक अगर हम वो करते हैं तो 12 लाख रुपए होते हैं। और 20 साल तक अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी ओर से 25 लाख रुपए 24 लाख रुपए होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे बातें तो ये बोली जा रही है कि आपको 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए आप बना सकते हैं इजीली। कहने का तात्पर्य ये है कि आप करोड़पति बन सकते हैं। तो हम्म, क्या ये संभव है और ये किस प्रकार से संभव है? क्योंकि जो लोग ये बातें सुनते हैं
वो सुनकर तो काफ़ी अच्छा लगता है और बाद में जब रियलाइज़ होता है कि ये तो इतना एसआईपी करने का, इतना एसआईपी करने का कई लोग क्या होता है कि शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन बाद में वो जो एसआईपी है वो कंटिन्यू नहीं रख सकते। तो क्या ये हाँ, सही मैं है? समझ गया। अगर सही है तो किस प्रकार से सही है ये? हाँ, चलो मैं बीच में कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर देना। मैं अभी जो भी आपका आंसर क्वेश्चन है उसके रिलेटेड आंसर देता हूँ। पहले जो मैं बता रहा था, जब उसका वो टारगेट भी आ जाएगा ना, तो उसके बाद क्या करेंगे, वो नई कंपनियां बाय कर लेते हैं। तो उस प्रकार उसका एक रोटेशन भी चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो लंबे टाइम कर वही स्टॉक खड़े रखते हैं। तो उसका जब टारगेट आ जाता है तब वो स्टॉक को रोटेशन भी करते रहते हैं। और हर 6 महीने में आपको अपडेट भी होती है कि कोई कोई म्यूचुअल फंड कंपनी ऐसी भी है कि आपको हर महीने भी अपडेट करती है। तो दूसरी बात है, अब आप ऐसे की जो बात कर रहे हैं, इतना ज्यादा बड़ा पैसा बनता है क्या, कि यह कोई गलत बता रहा है? तो सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड में आपको एक डिस्क्लेमर जानना पहचानना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो है वो बाजार जोखिम के अधीन है। और स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट पढ़ने का मतलब क्या है कि इस स्कीम में कौन, इक्विटी स्कीम में अगर जा रहे हैं तो सीधे ही आप समझ लो कि आप हाई रिस्क में जा रहे हो, है ना। तो यह बोलता है स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट में, अगर आप एफडी जैसी स्कीम, जैसे एफडी तो यहाँ पर नहीं होती, यहाँ बॉन्ड फंड होते हैं, तो डेप फंड जिसको बोला जाता है, उसमें कम रिस्क रहता है। बाकी एक बीच का भी रास्ता होता है जिसमें आधा इक्विटी में होता है, आधा डेप में होता है। तो उसमें थोड़ा मीडियम रिस्क रहता है। तो ये रिस्क की बात हो गई, जो आपको बोलते हैं ना कि स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पढ़िए, तो इसमें यही बातें सब होती है। और दूसरी बात, अ, एक मिनट रवि भाई। हाँ, मुझे क्वेश्चन आप फिर से आप एसआईपी के रिलेटेड आप बता रहे थे। जी, मेरा तो क्वेश्चन ये ये जो था। रिटर्न की बात है, रिटर्न की बात है, यह सब जो है ना अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके देखते हैं कि 12% मिल जाएगा तो इतना मिलेगा, 15% रिटर्न मिल जाएगा तो इतना बनेगा, 18% रिटर्न। तो सेबी की तरह से कोई भी किसी को भी रिटर्न की गारंटी बताने के लिए मनाही की गई है। तो मैं भी क्योंकि ऑफिशियल म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूँ, तो मैं भी ऐसा तो नहीं बता सकता कि इतना बनेगा। लेकिन हाँ, ये बता सकते हैं कि मार्केट 13-14% से बढ़ता है। तो मार्केट उतने परसेंट से बढ़ा है तो ऑब्वियस है कि हम एक्टिव स्कीम जिसको बोलते हैं, एक तो होती है पैसिव स्कीम जो कि इंडेक्स में इन्वेस्ट करती है, जिसमें कुछ सोचना नहीं है मैनेजर को भी। तो वो सेम रिप्लिकेट करती है, तो उसमें जितना इंडेक्स का रिटर्न बनेगा उतना ही रिटर्न बनेगा। लेकिन जब हम एक्टिव स्कीम में जाते हैं, यानी एक्टिवली फंड मैनेजर जिसको मैनेज करेगा, जो मैंने शुरू में बताया कि वो रिसर्च करेगा, उसके बाद बाइंग सेलिंग करेगा लॉन्ग टर्म में, तो उसके लिए हम ऐसा सोचते हैं कि वो मार्केट को आउट परफॉर्म करेंगे, जिसको बोलते हैं बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करना। तो आप देखो कई सारे जो फंड्स है वो मार्केट को आउट परफॉर्म कर ही रहे हैं। मेरे ख्याल से ज्यादातर फंड्स वैसा फंड को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे कुछ ही फंड हो गए जो बेंचमार्क को आउट परफॉर्म नहीं कर रहे। तो इसके लिए ज्यादातर लोग वैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें 15% का रिटर्न मिल सके। हालांकि कई बार हायर रिटर्न भी मिल जाता है, 20%, 30%। लेकिन वो आप लगातार वो नहीं कमा सकते। आपको मेरे ख्याल से 15% ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। बाकी ज्यादा मिल जाते तो वेल एंड गुड है। जैसे हमारे कम्युनिटी में एक जाने पहचाने डॉक्टर दिनेश सर जी है ना, उसने 1 लाख इन्वेस्ट किया था 20 साल पहले। तो उसका भी 20 लाख हो चुका है। तो जो रवि भाई ने बताया किस प्रकार बने, उसका एक एग्जाम्पल है। तो किस प्रकार से ये बनता है, तो 15% की रेट से अगर ये ग्रो होता है तो आपका 5 सालों में पैसा डबल होता है। तो 1 लाख का 5 सालों में हो गया 2 लाख। उसके बाद का 5 सालों में 2 लाख का 3 लाख नहीं होगा, बल्कि 2 लाख का 4 लाख होगा, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वहीं से आपको 15% का रिटर्न हम, क्योंकि मार्केट इतना दे रहा है कई सालों से, कई बल्कि अमेरिका ना मार्केट तो कई सालों से है, तो वह भी ऐसा रिटर्न दे रहा है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा। तो 10 सालों में 4 लाख बन जाएगा, 15 सालों में उसका 2 गुना करो तो 8 लाख बन जाएगा, 20 सालों में 16 लाख। तो 15% की रेट से 16 लाख ही बने। लेकिन जैसा मैंने बताया इस कंडीशन में बने हैं 20 लाख। तो उसको ज्यादा रिटर्न मिल गया 16% या 17% के हिसाब से, तो उसके हिसाब से उसका 20 लाख। तो ये पॉसिबल है। और ये तो एक फंड का एग्जाम्पल दिया, वो सर के पास तो कई सारे ऐसे फंड है ना। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब एसआईपी का एग्जाम्पल लेते हैं तो लमसम का एग्जाम्पल हो गया। तो जैसे आप
हफ्ते हफ्ते में पैसा डालते हो, जैसे 10,000 का बताया, मैं एक छोटा सा ही बताता हूँ 1,000 का, कि अगर आप 1,000 की एसआईपी करते हो तो आप 7-8, क्योंकि 15, ये आप जब लमसम पैसा डालोगे ना तो तुरंत आपका पैसा, अगर लमसम में एक बात रिस्क भी है कि आपको अच्छे दाम पर डालना चाहिए, वरना वो पैसा अगर मार्केट गिर गया ज्यादा तो आपका वो फंड ही पूरा का पूरा अपने एक पार्ट में डाला है, तो वो भी एक रिस्क हो जाएगा। लेकिन अगर कोई जानने पहचानने वाले आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जुड़ के काम करते हो तो आपको पूरा गाइड करेगा कि मार्केट किस समय पर आपको लमसम ज्यादा पैसा डालना चाहिए। ये एक रिसर्च की बात है। और दूसरी बात है एसआईपी की, तो आप 7 सालों में अराउंड 1,000 की एसआईपी करते हो तो आपका कितना पैसा जाता है 7 सालों में? 72,000 या तो 84,000। तो एटी फोर ये थाउजेंड क्योंकि आप हफ्ते हफ्ते में डालते हो ना, महीने महीने में, तो ये 7-8 सालों के बाद डबल होने का चालू होता है, जिसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, के जो ब्याज का ब्याज। तो जब जब तक आप एक बार इतना टाइम नहीं बिताओ, या लमसम हो तो 5 साल, या तो एसआईपी हो तो 7-8 साल, तब तक आपको ये जो बोल रहे हैं ना इतना ज्यादा पैसा बनेगा, उसका फायदा नहीं हो सकता है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं, एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप फंड 1994 में आया था 10 रुपीज पर। सभी फंड 10 रुपीज की एनएवी पर ही आते हैं। तो अभी 2025 चल रहा है, 30 साल, 31 साल हुए, जिसमें अगर किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि मार्केट कहाँ किस लेवल पर है, मार्केट हाई लेवल पर है, मार्केट लो लेवल पर है, बिना सोचे 1,000 की एसआईपी डाल देता तो अभी उसके, मेरे ख्याल से, मेरे पास परफेक्ट फिगर तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन कम से कम मेरे ख्याल से 1.5 करोड़ के आसपास पैसे बने होते। तो ये एक लाइव एग्जांपल है। वैसे तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में गिन सकते हो, पैसा बनता है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जैसे रवि भाई ने बताया कि मार्केट गिरता है तो आप अपनी एसआईपी रोक देते हो, बल्कि आपको उल्टा करना चाहिए। मार्केट जब गिरता है ना तब आपको एसआईपी 2 गुना करनी चाहिए, और मार्केट जब बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यूएशन पर चला जाता है, ये हाई वैल्यूएशन आपको कब पता चलता है, जैसे थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि पी रेशियो जैसे 25 चला जाए निफ्टी के हिसाब से, तो वो पड़ जाता है, लेकिन कई बार ये गलत भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि आपको प्रॉपर कोई गाइडेंस वाले के साथ जुड़ो, जब जुड़ोगे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है। तो मेरे ख्याल से डाउन मार्केट में आपको एसआईपी बढ़ानी चाहिए, और जब बहुत ज्यादा वैल्यूएशन हो जाए ना तो थोड़ी सी एसआईपी रोक देनी चाहिए, या तो गोल्ड और सिल्वर में भी उस समय पर अगर अच्छी गाइडेंस आपको कहीं पे मिलती हो तो ये गाइडेंस करेगा ही, तो उस समय पर गोल्ड और सिल्वर में एसआईपी करनी चाहिए। तो जैसे अभी हमने राय दी थी गोल्ड और सिल्वर में एसआईपी करी है, जब गोल्ड भी 58 था तो अभी 66 से 67 चला गया, तो मार्केट 12% गिरा, लेकिन ये 12-15% ऊपर चला गया। लेकिन पूरा का पूरा तो हम उतना नहीं डाल सकते, लेकिन हम पोर्टफोलियो को जैसे हैज बोलते हैं ना, तो हैजिंग कर सकते हैं। तो पैसा जैसे 1,000 का एसआईपी करते हैं ना, तो हम आपका ये जैसे मैंने एचडीएफसी फ्लैक्सी का फंड का बताया, तो एक मैं आप एग्जांपल दूं, तो एक रिपोर्ट है कि 3 सालों में ज्यादातर लोग अपनी एसआईपी को स्टॉप करके पैसा ही उठा लेते हैं। ये आप एमफी की वेबसाइट में जाइएगा, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, तो 80% लोग, मैं बोल रहा हूँ 80% लोग तो 3 सालों में ही अपना पैसा एसआईपी को क्लोज कर रहे हैं। तो रवि भाई कैसे फायदा, हालांकि मैं बताऊंगा कोई पहले नॉलेज की कमी थी, अभी नॉलेज काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो भी एसआईपी का फ्लो भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो 3 साल में लोग 80% विड्रॉ कर रहे हैं ना, आगे जाके ये थोड़ा कम होगा, मुझे ये लगता है, क्योंकि नॉलेज काफी ज्यादा मार्केट में बढ़ाई गई है। और कम से कम मेरे ख्याल से टाइम देना पड़ेगा। ये पैसे को आप इस तरह छोड़ दो कि आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपको गोल बेस्ड प्लानिंग करना है। आपको जैसे चाहिए कि आपको 1 करोड़ चाहिए, जैसे मैं एक बताता हूँ कि आपके अभी 10 लाख अभी वैल्यू है, तो 20 सालों बाद रवि रवि भाई इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अभी जो 10 लाख है, आप इन्फ्लेशन को उसमें इंक्लूड करो तो 10 लाख की वैल्यू आने वाले टाइम में कितनी होगी? आप थोड़ा पांच सोच लाख के बता, कितनी होगी? 5 लाख। तो आपको मेरे ख्याल से 15 लाख चाहिए होगे ना। मैं तो ये हम्म। बताता हूँ कि 10 लाख अगर आपके पास है तो 20 सालों के बाद आपको 30 लाख होने चाहिए, अगर आपको फुगा हुआ, क्योंकि एक्चुअल इन्फ्लेशन दर ज्यादा होता है मार्केट में, है ना। तो आपको यह जी। सोचना है कि आपको अगर 10 लाख अभी 20 सालों के बाद चाहिए तो आपको ऐसा सोचना है कि मुझे 30 लाख बनाने हैं। ठीक है। और अगर आपको ऐसा सोचना है कि मुझे 20 सालों के बाद 30 लाख चाहिए, तो आपको ऐसा सोचना है तो मुझे 1 करोड़ बनाने पड़ेंगे। तो 1 करोड़ बनाने के लिए क्या प्लानिंग किया जा सकता है? ये अगर आप हर महीने 10,000 की भी, जो आपने शुरू में बोला ना 10,000 की एसआईपी, अगर आप 10,000 की भी एसआईपी करते हो और मार्केट आपका
अराउंड मेरे ख्याल से 15% की रेट से ग्रो होता है, फिर 12% की रेट से ग्रो होता है, तो भी आपका पैसा 20 सालों में 1 करोड़ बन सकता है। आपको कुछ सोचना नहीं है मार्केट ऊपर गया डाउन गया। तो 10,000 की SIP 20 सालों में 1 करोड़ बना सकते, तो ऑब्वियस है कि 1 करोड़ के बाद उसका 5% आप विड्रॉ करोगे हर महीने 50,000, तो भी आपका पैसा कभी भी नहीं छूटेगा, और आपका 1 करोड़ का पैसा तो वो भी बढ़ेगा ही। तो मतलब ये आप पूरी तरह से सिक्योर हो जाओगे, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, जिसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, ब्याज के ब्याज। मैं एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ। जैसे 1,000 की SIP में मैं थोड़ा हायर इंटरेस्ट गिन रहा हूँ, 16 to 70% के आसपास अगर ग्रो होता है हमारा फंड, क्योंकि हम डाउन मार्केट में ज्यादा पैसे लगाने को बोलते हैं और लमसम भी सही टाइम पर डलवाते, तो मेरा थोड़ा हायर एक्सपेक्ट ट्राई करते हैं हम कोशिश करने की, तो उस हिसाब से मैंने 16 to 17% की रेट से कैलकुलेट किया है। अगर आप 1,000 की SIP कर रहे हैं तो 5 सालों में आपका 1 लाख रुपीज पैसे बनेगा, और 90,000 से 1 लाख के अराउंड, और 10 सालों में अराउंड 2,90,000 के आसपास बनेगा, यानी अप्रोक्स आप गिन लो 3 लाख। तो पहले 5 सालों में 1 ही लाख बना आसपास, और पीछे के 5 सालों में 3 लाख क्यों बना, तो यही बोलते हैं ब्याज का ब्याज, क्योंकि आपका 1 लाख अभी इन्वेस्टमेंट हो गया, पहले तो आप सिर्फ 1,000 की SIP भी कर रहे थे, तो आपका पैसा ही कम आप डाल रहे थे, जब जबकि 5 सालों के बाद आपका 1 लाख इन्वेस्टमेंट हो चुका, तो उसका भी अब आपको रिटर्न मिलना चालू होगा ना, क्योंकि म्यूचुअल फंड स्कीम स्कीम तो ऑलरेडी वहां पर शेयर शेयर बेच बेच चुकी होगी, जो स्टॉक ऑलरेडी बढ़ चुके हैं वो वहां पर बेच देगी, वो नया सस्ता स्टॉक बाय करेगी। तो यही उसका चलता रहता है, तो वो म्यूचुअल फंड कंपनी कभी भी महंगी नहीं होती है। हाँ, थोड़े टाइम के लिए महंगी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कभी भी महंगी नहीं होती है। तो 10 सालों में 3 लाख के आसपास बनेगा, 15 सालों में 7 लाख के आसपास बनेगा, फिर से पैसे का पैसा बना अराउंड 2.5 गुना के आसपास। उसके बाद 20 सालों में फिर से ऐसा बनेगा, 17 लाख बनेगा। तो इस प्रकार से पैसे बनते जाते हैं, लेकिन हाँ, आपको मॉडरेट रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए 15%। तो यह बात है। रवि भाई, और कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड? जी, तो बहुत अच्छी बात आपने बताई राकेश भाई। और अगर आपके साथ कोई जुड़ना चाहता है, कोई एसआईपी करना चाहता है, तो किस प्रकार से आप कोई कर सकता है ये भी बता दीजिए। और आप जो है वो किस प्रकार से गाइड करते हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ अगर कोई जुड़ना चाहता है, तो मुझे कोई कांटेक्ट करना चाहते थे, मैं कांटेक्ट नंबर मेरा बता देता हूँ, 9825681491। और जो मेरा म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रेशन ID है वो ARN 311 422। अगर कोई MP की वेबसाइट में जाके चेक करना चाहता है तो कर सकते हैं, राकेश घनश्याम भाई चोपड़ा। तो इस तरह से मेरा संपर्क किया जा सकता है। बाकी आप ये इस YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में भी डालोगे अगर नंबर चाहिए आपको, तो रवि भाई आपको प्रोवाइड कर देंगे, वैसे कोई दिक्कत तो है नहीं। और दूसरी बात, मेरे साथ जुड़ने से आपको क्या फायदा होगा, 2 प्रकार की स्कीम होती है, डायरेक्ट डायरेक्ट स्कीम, एक रेगुलर स्कीम। तो जो मार्केट के बारे में ऑलरेडी एक्सपर्ट है वो डायरेक्ट स्कीम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन खुद को पता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ वैसी बात नहीं है, कि आपको खुद पता होना चाहिए कि मैं एक्सपर्ट हूँ, बाकी थोड़ी बहुत जानकारी इधर उधर से मिली तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी जानकारी है। तो अगर आपके पास पूरी जानकारी है, सब कुछ म्यूचुअल फंड के स्कीम के बारे में आप टोटली रिसर्च कर रहे हो, तो आपको डायरेक्ट स्कीम भी जा सकते हो। और अगर आप मेरे साथ जुड़ने पर आपको रेगुलर स्कीम मिलेगी, तो उसमें क्या फायदा मिलेगा, तो थोड़ा एक्सपेंस रेशियो ऑब्वियस है कि आपको हाई देखने को मिलेगा, 1% के आसपास, लेकिन उसके सामने आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले स्कीम सिलेक्शन जो रहता है, ये 45 म्यूचुअल फंड की कंपनी है, उसमें से कितने सारे म्यूचुअल फंड है आप देखो, एक एक AMC के कितने कितने स्कीम है, तो आप कैसे उसकी रिसर्च करोगे। जो टॉप 5 परफॉर्मेंस स्कीम होती है, आप देखते हो गूगल में कि अभी 3 साल में किसने बेस्ट परफॉर्मेंस किया है, 5 साल में किसने बेस्ट परफॉर्मेंस किया है, तो मैं आपको एक डेटा बता दूं कि आने वाले टाइम में वो बेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा। तो जो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है उसको आगे जाके बेस्ट परफॉर्म करेगा, तो वैसा मानना थोड़ा गलत बात है। तो आगे कौन सा परफॉर्म करेगा ये थोड़ा सोचना होता है, तो इस हिसाब से हम ऐसी स्कीम सिलेक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में जो हमें चाहिए कि आप 15% या तो ज्यादा से ज्यादा टॉप परफॉर्मिंग रिटर्न दे पाए, वैसी स्कीम सिलेक्ट करने का हम ट्राई करते हैं, और वे वो बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं। दूसरा, SIP तो एक जरूरी है ही, लेकिन हम ऐसा भी बताते हैं कि सब कुछ SIP मत कर दो, वैसा मैं खुद बताता हूँ कि सब कुछ SIP मत कर दो, आपके पास जितने पैसे हो थोड़ा बहुत लमसम रखे रहो, और उस पैसे को या तो
हर महीने जब मार्केट एक डाउन डिप देता है, थोड़ी थोड़ी डाउन डिप देता है, कोई कोई महीने ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादा डिप देता है, तो ये पूरी रिसर्च का बात है। आप पुराने चार्ट को जैसे जितना ज्यादा स्टडी करोगे, तब आपको डेटा पता चलेगा कि मार्केट किस समय पर डाउन आता है, कितना डाउन आता है, और किस महीने में कितना डाउन आता है। किस ऐसा तो नहीं बोलते हैं किस महीने में, लेकिन हर साल में कितना डाउन आता है, हर साल में कितनी बार मार्केट 3% गिरता है, हर साल में कितनी बार मार्केट 5% गिरता है, 10% गिरता है। ये सब एक रिसर्च की बात होती है। तो ये सब रिसर्च आपको मेरे यहाँ जानने को मिलेगी। और हर महीने में जो डाउन टिक आता है वगैरह वगैरह, हम वहां पर हम लमसम पैसा डाल सकते हैं, तो हम एक्स्ट्रा 2% रिटर्न बना सकते हैं। और कई बार हम ज्यादा पैसे डालने को बोलते हैं उस समय पर, तो हम उस मार्केट में जो रिटर्न है वो और भी ज्यादा कमा सकते हैं। जैसे एग्जांपल दे, कोई स्टॉक है, हमें पता चलता है वो 100 पर है, लेकिन मार्केट की गिरावट की वजह से वो आपको डिस्काउंट में मिल रहा है 50 में। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन मार्केट गिरा है तो ऑब्वियस अच्छा अच्छा स्टॉक भी गिरता है। जैसे अभी मार्केट गिरा है, कोई सा भी, ज्यादातर 95% स्टॉक उठा लो, वो 100 में से सभी स्टॉक गिरते हैं, अच्छे वाले स्टॉक भी गिरते हैं। तो ऐसी बात होती है, अच्छे मार्केट में आप जितने ज्यादा यूनिट कर पाओ कलेक्ट, तो उसका हम रेगुलरली, मेरे यहाँ अपडेट मिलती है आपको, लमसम हर महीने एक अपडेट मिलती है। और साल में 2 बार आपको ऐसी अपडेट मिलेगी, पर यहाँ वहां पर आप अपने हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से, अपने लक्ष्य के हिसाब से जितना ज्यादा यूनिट कलेक्ट कर पाओ, ऐसे 2 अपडेट मिलेगी जहाँ पर मार्केट अच्छा खासा आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो यह लाभ हम देते हैं। और दूसरा, हम ऐसा भी ध्यान रखते हैं कि मैनेजमेंट का इंटरव्यू भी हम देखते हैं कि मैनेजमेंट का आउटलुक कैसा है। तो आने वाले टाइम में मैनेजमेंट क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो महंगे महंगे वाले स्टॉक ले रहा है, क्या तो वह सस्ते वाले स्टॉक ले रहा है, क्या तो वह रोटेशन कर रहा है कि नहीं। तो कई बार मैंने क्या देखा है रवि भाई, सब लोग एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं और दूसरी बात वॉलेटिलिटी की। तो कई बार क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो आप देखना, जो अभी टॉप परफॉर्मेंस है ना, उसमें एक्सपेंस रेशियो हाई हाई होता है। तो ये एक थोड़ी जो भी तो आप कभी भी वैसे टॉप परफॉर्मिंग फंड ले ही नहीं पाओगे। तो ये थोड़ा एक दिक्कत की वो बात है कि ज्यादातर बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो देखो, लेकिन मेरा बात है कि ये आप देखो, लेकिन बाद में देखो, पहले आप फंड का देखो। वो अगर फंड ही आपको ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखता है रिस्क के साथ, तो आप वो बातें छोड़ दो। क्योंकि ऑलरेडी जो एनएवी में होता है ना रवि भाई, एनएवी में ऑलरेडी वो सब चार्जेस निकाल के रिटर्न मिलता है ना। किसी के फंड में आपको 18% का रिटर्न दिखाई देता है ना, तो वो उसमें से वो जो एक्सपेंसेस हो ना, ये एक्सक्लूड करके दिखाता है। डेली डेली का डेली उसमें एक्सपेंस कट के ही आपको एनएवी मिलती है। तो जो रिटर्न आपको कैलकुलेट करके आता है ना, वो एक्सपेंस कटने के बाद ही आता है। तो आप देख लेना, ज्यादातर टॉप परफॉर्मिंग स्कीम कई बार हाई एक्सपेंस रेशियो पर वैसी वाली ही होती है। ज्यादातर, मैं सभी की बात तो नहीं कर रहा हूँ, कई बार ऐसी भी होती है कम एक्सपेंस रेशियो वाली भी चल जाती है। तो ये एक बात है। तो हम है ना टॉप मैनेजमेंट क्वालिटी को ज्यादा वो देते हैं कि मैनेजमेंट आने वाले टाइम में वो उसका मतलब आउटलुक कैसा है। कई बार क्या है कि मैनेजमेंट क्या छोटे छोटे आदमी जो उसके काम कर रहे हैं उसके ऊपर वो आरोप लगता है, जैसा रवि भाई ने बताया कि ये फ्रंट रनिंग कर रहे हैं, जैसे स्टॉक जो लेने वाले होते हैं वो पहले बता देते हैं। तो उस प्रकार में क्या होता है, अगर आपके फंड के ऊपर कोई उतना इम्पेक्ट नहीं आएगा, जो आरोप लगा है उसके ऊपर पूरी वो जांच लगाई जाती है। और उसके बाद पूरा का पूरा, क्योंकि सब कुछ सेबी के द्वारा होता है, तो पूरा का पूरा उसके ऊपर जांच चलती है। और कुछ भी वैसा पाया जाता है, अगर फंड मैनेजर के ऊपर भी कुछ भी ऐसा पाया जाता है ना, तो फंड मैनेजर को भी हटाया जाता है और तो दूसरे फंड मैनेजर को लाया जाता है। तो कोई ये बात भी हम मॉनिटर करते हैं। और पूरे फंड का भी जो एक चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर भी होता है, तो उसकी बातें भी सुनना जरूरी है कि वो पूरे फंड के बारे में क्या सोच रहा है, पूरा का पूरा जो म्यूचुअल एएमसी है उसके बारे में क्या सोचता है। तो वो भी हम सुनते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। तो ठीक है राकेश भाई, बहुत अच्छी बात आपने बताई है, और हम आशा करते हैं कि लोगों को काफ़ी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो उपयुक्त होगी। और फिर से अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहेंगे तो आप पूरी तरीके से अवेलेबल होंगे, खास करके आपने जो नंबर बताया। और अगर ये जो चैनल है वहाँ पर भी अगर कोई कमेंट करेंगे तो वहाँ से भी हम राकेश भाई का जो कांटेक्ट है वो बता देंगे।
तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।